Okay, so now we are going to study today potentiometer. Okay, last time we have seen the problems on Wheatstone bridge and meter bridge, and we have seen the calculation of errors also in case of meter bridge. Okay, so today we are going to study potentiometer. So what is potentiometer? पोटेंशियोमीटर बेटा सिंपली कहो तो एक वायर होता है ना। मेन जो है उसमें काम है एक वायर का है। पोटेंशियोमीटर इज अ रेसिस्टेंस वायर हैविंग यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब ये क्या होता है, विच इज प्रोवाइडेड सम वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। जो रेसिस्टेंस वायर होता है उसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अगर सिंपल सर्किट के फॉर्म में मैं बात करूं तो ये आपका एक रेसिस्टेंस वायर है। सपोज कर लो पॉइंट ए से पॉइंट बी, और इस रेसिस्टेंस वायर को आपने किसी एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। सो दिस इज द सर्किट दैट यू हैव कनेक्टेड। मान लो इस तरीके से बैटरी है, देन देयर इज अ की एंड लाइक दिस देयर माइट बी सम रेसिस्टेंस, रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस लाइक दिस। तो देखो जब मैं इस की को क्लोज करूंगा, व्हेन आई विल क्लोज द की, व्हेन दिस की इज क्लोज्ड, की का मतलब समझते हैं, की मतलब स्विच, की मतलब स्विच। ओके, अब देखो मेरा बेटा, जब फैन ही है, जैसे फैन की बात करें, अगर हम घर में फैन होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, स्विच को क्लोज करने का क्या मतलब है ये बताओ। क्लोज स्विच का मतलब क्या है, बोलो। करंट उसे पास कर रहा है। क्लोज सर्किट। हाँ, क्लोज स्विच का मतलब सर्किट इज क्लोज्ड, वेरी गुड, करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। क्लोज का मतलब ये मत समझना, क्लोज मतलब बंद। बंद का मतलब ये नहीं, जैसे घर में कहते हैं ना पंखा बंद कर दो। पंखा बंद करने का मतलब सर्किट क्लोज नहीं, सर्किट ओपन कर दो, समझा। हाँ? ये बात क्लियर है। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, यू विल से द मेक द फैन ओपन सर्किट। हाउ यू विल मेक द फैन ओपन सर्किट? बाय स्विचिंग ऑफ, है ना। तो स्विचिंग ऑफ, क्लोज स्विच का मतलब होता है ऑन। क्लोज स्विच का मतलब हो गया ऑन, स्विच ऑन, है ना, स्विच को ऑन करना। और ओपन स्विच का मतलब क्या हो गया? ओपन स्विच का मतलब हो गया ऑफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच, इज दैट क्लियर? चलो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। वी विल डिस्कस दैट एट द एंड, है ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज पोटेंशियोमीटर देखते हैं। तो क्लोज स्विच, यहाँ पे जो भी स्विच है, वी आर सेइंग दैट स्विच इज क्लोज। तो जब हमने स्विच को क्लोज किया तो हमने सप्लाई दे दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ हाई वोल्टेज आएगा और यहाँ लो वोल्टेज आएगा, लो वोल्टेज। तो ए से लेकर के बी तक में देयर विल बी यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस वायर। So AB is not the normal connecting wire. AB wire is not the connecting wire. AB wire is the resistance wire, है ना, it is the resistance wire. Okay, ये रेसिस्टेंस वायर होता है। तो ये जो आपका डिवाइस है, ये पोटेंशियोमीटर है ना। ये चीज आप नोट कर लो, स्विच ऑन स्विच ऑफ। मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा बिकॉज आई नीड टू ड्रॉ फर्दर सर्किट। इस चीज को नोट कर लो, ऊपर में मत नोट करना, नीचे में सर्किट अलग से बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्लोज स्विच ओपन स्विच का मीनिंग जो है, प्लीज नोट इट डाउन। क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच, द मीनिंग ऑफ क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच। अब देखिए, as you know the meaning of the closed switch and the open switch, now मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान दो। को मैं रब देता हूं क्लोज स्विच ओपन स्विच जो मैंने लिखा है ना। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है ए पॉइंट से एक वायर निकलता है, और यहाँ पर एक वायर होगा, यहाँ पर आपका अगेन गैल्वेनोमीटर होगा, एंड देयर विल अ जॉकी। ओके, दिस पॉइंटर इज कॉल्ड जॉकी, है ना, जो इलेक्ट्रिकल नेम है इसका, दैट इज ओके
जॉकी। तो पॉइंटर जो होता है ना, ये आप लोगों ने जब स्कूल जाओगे तो आप लोग लैब में देखोगे, प्रैक्टिकल होता है ना स्कूल में। हाँ बेटा, यस सर। हाँ तो प्रैक्टिकल जब होगा ना तो वहाँ स्कूल में देखोगे। यहाँ भी जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे उनको मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, है ना, हमारे एकेडमी में प्रैक्टिकल हम भी कराते हैं। तो यहाँ जो है ए हो गया, ये मान लो कोई पॉइंट है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, रेसिस्टेंस वायर ये भी है, ये नॉर्मल कनेक्टिंग वायर, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कहा गया टू द सर्किट, टू द एक्सटर्नल सर्किट, लिख लीजिएगा एक्सटर्नल सर्किट। EXT किसके लिए? एक्सटर्नल के लिए, CKT फॉर सर्किट, टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हम लोग एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, इसमें एक्चुअली पोटेंशियोमीटर कौन है? द वायर AB इज द पोटेंशियोमीटर, दिस वायर AB इज द पोटेंशियोमीटर। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ। वायर एक ही बार बनाना, इतना मोटा, मतलब मोटा बना सकते हो, इतना बहुत सारे वायर आप ऐसे मत दिखाना, है ना। अब एक्चुअली जो आप वहाँ पे डिवाइस देखते हैं उसमें क्या होता है, याद रखना मेरे बच्चों, बात अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी का लगाया है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो हियर इज द पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट का भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट का निगेटिव आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट का निगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर? है ना। सेम पोलैरिटी में जो ये पोटेंशियोमीटर का ड्राइविंग सर्किट है, दिस इज कॉल्ड अ ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट, ड्राइविंग सर्किट मतलब द सर्किट विच ड्राइव्स द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। तो जो ऐसे यहाँ से करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, अगर यहाँ करंट नहीं है तो करंट की बात अभी करेंगे, पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर का मैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता हूँ, आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए पहले, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटे? यस सर। कर लो इसको। रितिका, हैव यू डन? द्रोण? Yes, sir. यस सर। ओके, अंशु नोटेड? अनु? Yes, sir. ओके बेटा, चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं। राघव, हैव यू रिटन? यस सर। चलो, पोटेंशियोमीटर का ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर इसमें कोई डाउट भी रहेगा आगे चल के, हम लोग दोबारा कभी डिस्कस कर लेंगे, समझे। इट्स नॉट इजी टॉपिक, इट्स अ लिटिल बिट टीडियस वन, पर जैसे मैं समझा रहा हूँ अगर उस तरह से ध्यान दोगे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बट कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, है ना। तो पोटेंशियोमीटर का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये जो वायर हमने एक दिखाया था ऐसे ए से लेकर बी तक, ए से बी जो हमने वायर ऐसे दिखाया था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये जो वायर है बेटा, ध्यान दो, ये वायर जरूरी नहीं है कि आपका एक ही स्ट्रेट वायर हो। ये एक्चुअली में क्या होता है, लंबा वायर होता है, इट्स अ लॉन्ग वायर, है ना, इट्स अ लॉन्ग वायर, है ना। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जनरली 5 से 6 मीटर का वायर होता है, जो कि आप देखेंगे लैब में लगा होता है ना। तो वायर को कैसे हम 5 से 6 मीटर, अब सोचो आप जॉकी लेकर क्या 6 मीटर दौड़ते रहोगे लैब में, है ना। अगर एक वायर 6 मीटर 7 मीटर लंबा है, so you can think that 6 to 7 meter is a very long length, है ना। 6 to 7 meter is a very long length। अगर आप देखें तो 6 to 7 मीटर आपका हो सकता है क्लासरूम का लेंथ, है ना। ओके, जनरली क्लासरूम 8-10 मीटर का होता है, तो 6 to 7 मीटर अगर एक ही आपका डिवाइस होगा तो आप सोच सकते हो, या 10 मीटर का एक ही पोटेंशियोमीटर वायर है, 10 मीटर का है, तो हो सकता है आधा लैब तो एक ही पोटेंशियोमीटर वायर कवर कर ले। अब क्लासरूम में अगर 30-40 बच्चों को लैब करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो एक्चुअली हम पोटेंशियोमीटर वायर को एक सीधे लाइन में हम नहीं रखते हैं,
हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, मोड़ देते हैं, लाइक दिस। अब देखो, ये जो मोड़ते हैं तो यहाँ पे जो कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन हम थिक कॉपर वायर से कॉपर स्ट्रिप से करते हैं। व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर कनेक्शन? बताइए, कुछ आइडिया लगाइए, सोचिए। थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज होते हैं कनेक्शन करने के लिए वायर्स को? दीज वायर्स आर पोटेंशियोमीटर वायर्स, है ना। इसको कट कर देते हैं 1-1 मीटर के लेंथ में। सपोज कर लो ईच वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो 1 मीटर तो बहुत बड़ा नहीं है। अब ऐसे कितने सारे पोटेंशियोमीटर हम रख सकते हैं आपके लैब में, है ना। और ये जो है, मान लो चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर में पूरा आ जाता है ये थिकनेस, है ना। ये बहुत ज्यादा चौड़ाई जरूरत नहीं है, 15-20 सेंटीमीटर में पूरा आ जाता है, 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे। अब ये बताओ कि ये जो हमारा जो स्ट्रिप है, दिस स्ट्रिप इज कॉपर स्ट्रिप। व्हाई कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू पोटेंशियोमीटर वायर? बोलो, बताओ बेटा, कम ऑन। लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस, वेरी गुड, है ना। एक तो कॉपर स्ट्रिप है, यानी कि देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। अब आप देखिए, लेंथ तो बहुत छोटा है, लेंथ तो बहुत छोटा है, रेसिस्टिविटी भी कम है और एरिया ज्यादा है, बिकॉज आप थिक कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, मोटा स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। सो रो कम है, एल कम है, एरिया ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस जो होगा, ऐसे भी कॉपर है तो रेसिस्टेंस बहुत कम है ना। कॉपर वायर का भी रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टेंस वायर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और अगर हम थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करेंगे तो कॉपर स्ट्रिप का एरिया ज्यादा है, लेंथ कम है, रेसिस्टिविटी कम है, it will have very low resistance. Is this point clear? Is this point clear? Yes, sir. बताओ बेटे। So the question is why? The question is, just a minute. The question is why copper strip are used to connect potentiometer wire in a potentiometer, है ना। So why it is used? तो देखो, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस आए, कॉपर स्ट्रिप के क्रॉस आए, है ना। हम चाहते हैं कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप आए वो रेसिस्टेंस वायर या फिर पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस आए। तो अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस ही सारा वोल्टेज ड्रॉप आए, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल आए, तो इसके लिए इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी विल डू द रीजन। ये मैं बनवा दूंगा आपको, अभी पहले आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा मैं आप लोगों को ड्रॉ करवा दूंगा किस तरह का कैसे होता है ना। और एनसीईआरटी में इसी तरह का डायग्राम रहता है, तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह के डायग्राम बनाने हैं। चलो देखो मेरा बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द आंसर फॉर दिस, ओके, राइट डाउन द आंसर। 2 लाइन में मैं लिख देता हूं, जस्ट नोट इट डाउन, लिखो। द कॉपर strip, 1 minute, I think there is some problem in the touch. The copper strip has very negligible resistance, negligible resistance, and hence voltage drop across the connecting copper strip
is negligible. Okay, is negligible. So all voltage drop appears across the potentiometer wire, and we have uniform potential drop per unit length in the पोटेंशियोमीटर वायर. ये लिख लेना, ठीक है, इन द पोटेंशियोमीटर वायर. ओके बेटा, क्वेश्चन लिख चुके हो? चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया, इन द पोटेंशियोमीटर वायर. इज दिस क्लियर? बताइए, ये बात समझा बेटा? बताओ बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर? कम ऑन, टेल मी. Yes, sir. हाँ जी, हेलो. Yes. हाँ बेटा, क्लियर है ना? तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूँ. नोट करो, आई एम कमिंग विद इन अ मिनट. हेलो, हेलो. Yes, sir. हाँ, हो गया बेटा? Yes, sir. Yeah, sir. चलो, अब आगे बताते हैं. इसको मैं रब कर दो. Yes, Should I sir. rub it now? Okay. देखिए, पोटेंशियोमीटर का जैसे है एनसीईआरटी में जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है वो मैं बता दूं. जैसे बना लीजिएगा आप. ये कॉपर स्ट्रिप रहा है ना, आप लोग सीधा सीधा बना. यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप रहा, ये कॉपर स्ट्रिप रहा लाइक दिस. ये कॉपर स्ट्रिप रहा, ये रहा. इस तरह से आप कुछ वायर दिखा दीजिए. ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया. जो ए बी पॉइंट हमने लिया था ना, ऐसे याद करो, ए पॉइंट और बी पॉइंट. जो ड्राइविंग सर्किट था, ड्राइविंग सर्किट, वो ड्राइविंग सर्किट आप यहां से बनाएंगे ऐसे. देखिएगा, देखो, जो ड्राइविंग सर्किट है वो आप ऐसे बनाएंगे. तो ये रहा. तो इसमें आपका की हो गया, और ये रियोस्टेट हो गया. रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला जो है आपका वायर होता है, जिसका आप रेसिस्टेंस वेरी कर सकते हैं. यू कैन सी दैट रियोस्टेट इन द लैब. ओके, इट विल बी अवेलेबल इन योर लैब आल्सो. सो दीस आर द कॉपर स्ट्रिप्स. ये चीज है. तो ये आपका ड्राइविंग सर्किट. इस सर्किट, जो ड्राइविंग सर्किट. ओके बेटा, सो दिस सर्किट इज योर, जिसको मैंने सर्कल किया है, दैट इज ड्राइविंग सर्किट. ड्राइविंग सर्किट. बिकॉज दिस सर्किट, ये जो सर्किट है, यही आपको वोल्टेज दे रहा है पोटेंशियोमीटर वायर को.
ओके, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है पोटेंशियोमीटर वायर का, है ना। तो ये चीज है। अब जो है यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट कैसे आएगा, एक तो पॉइंट ए से आएगा, एक तो आप पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट को, और दूसरा आपका जहां भी मान लीजिए द जॉकी विल बी टचिंग द वायर एट सम पॉइंट, तो सपोज कर लो कि जॉकी आपका इस पॉइंट पे कनेक्ट टच कर रहा है, एंड लाइक दिस। गैल्वेनोमीटर, इज दिस क्लियर? ये देखो, तो ये जो दो पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट। ये बात समझा बेटा? बताओ, ये सबको क्लियर है? क्या आप इस डायग्राम को पिछले डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं? बताओ, हेलो। यस सर। है ना, पिछले डायग्राम से आप लोग रिलेट करिए इसको। मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, आप तब तक इसको नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन। लाइक दिस। तो ये जो है पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए रहा, ये देखो ए पॉइंट, और ये पॉइंट बी रहा है, बी पॉइंट। ये बस ऐसे डायग्राम में दिखाते हैं, एक्चुअल में यही फिगर है ना, इस तरह से होता है। ओके, और ये आप सर्किट कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये जो है ये ड्राइविंग सर्किट हो गया, ड्राइविंग सर्किट इस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, और ये जो भी पॉइंट यहाँ से आएगा ये एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये जॉकी हो गया। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला इधर वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। आपको दिख रहा है कि दोनों डायग्राम सेम है? बताओ। यस सर। है ना, ये देखो बैटरी रहा, यहाँ बैटरी है, ये की हो गया, की हो गया, रियोस्टेट, रियोस्टेट। सो बोर्ड डायग्राम सर एग्जाम में हम लोग कौन सा बनाएंगे? हाँ बेटा, एग्जाम में आप ये वाला बनाना है, बोर्ड एग्जाम में ऊपर वाला, समझा? ओके सर। हाँ, ये वाला डायग्राम बनाना बोर्ड एग्जाम में। वैसे इस पे भी नंबर नहीं कटता है, लेकिन आप यही वाला बनाना एज पर एनसीईआरटी। ओके ओके सर। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपटीशन में आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में इसी डायग्राम को प्रीफर करिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाने की बोर्ड में जरूरत नहीं है। चलो, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है। अब पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये समझो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्किंग प्रिंसिपल जब आप समझेंगे तभी आप आगे समझ सकते हैं चीजों को। डायग्राम नोट कर लिया? शुड आई रब इट नाउ? ओके, शुड आई रब इट? यस सर। यस सर। ओके, देखो बेटा, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो देखो, पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज देयर इज यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप, देयर इज यूनिफॉर्म पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। अगर पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होता है, अक्रॉस द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज यूनिफॉर्म। यानी कि जितना ज्यादा लेंथ जाएंगे उतना पोटेंशियोमीटर ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरा, we use the voltage balancing method। इन्हीं दो प्रिंसिपल को, that is the voltage between the external circuit and the voltage between the potentiometer wire is
same when we obtained a null point and no current is, चूंकि वोल्टेज दोनों के बीच में सेम है, तो अगर वोल्टेज दोनों के बीच में बराबर हो गया, there will be no current sharing between the potentiometer wire या potentiometer and the external circuit. Okay, so these are the two basic principles. तो पहला पॉइंट आप लिखिए इसमें वर्किंग प्रिंसिपल में. I am using the keyboard to write. The points are long, so just wait for a minute. हाँ हेलो, आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, जस्ट 1 मिनट वेट करना. Okay, you write down the first point. So the first point is the voltage drop across the potentiometer wire is uniform throughout the wire. है ना? यानी कि potential drop will be proportional to length. Hence, the voltage across the potentiometer wire is proportional to the length. Across the potentiometer wire is proportional to the length, okay, of wire when null point is obtained. null point मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, है ना? null point के बारे में आप लोगों को बताया था. तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? It means what you can write here, the voltage drop across the potentiometer wire, that is the voltage will be proportional to the length. है ना बेटा? तो ये एक important point है जो कि आपको दिमाग में रखना है. And the second point is, what is the second point? Let's know about the second point now. जिन दो points पे potentiometer work करता है बेटे. So the second point is, there is no sharing of the current between the potentiometer circuit and the external circuit when null point is obtained in the on the potentiometer wire. Null point is obtained on the
जस्ट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, वो चीज है। ये दोनों पॉइंट है, मैं इन दोनों पॉइंट को समझाता हूं आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। There is no sharing of current between the potentiometer circuit and the external circuit when null point is obtained on the potentiometer wire, है ना। आप चाहे तो एक और पॉइंट नोट करा सकते हैं इसमें। If you want, you can give one more point. ओके, जो दो पॉइंट रिजल्ट है, कंक्लूजन है, थर्ड नंबर पे। When null point is obtained, the voltage drop across the potentiometer wire, when null point is obtained, the voltage drop across the potentiometer wire, and when null point is obtained, the voltage drop across the potentiometer wire and the external circuit is same, है ना। तभी हम इक्वेट कर पाते हैं वोल्टेज को। ओके, इन तीन पॉइंट को बेटा आप नोट कर लो आप लोग जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ एक एक करके। बस इन तीनों पॉइंट को समझ गए तो समझ लीजिए पोटेंशियोमीटर क्लियर हो गया। इसी में पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन तीन पॉइंट का आपको ख्याल रखना होता है। एक और पॉइंट है जो ख्याल रखना, बट इट्स नॉट इन द वर्किंग प्रिंसिपल, दैट सिंपली अ टेक्निकल एक्सपेक्ट कि पोलैरिटी सेम रखनी होती है, जो कि मैंने पहले बताया था ना कि ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो पोलैरिटी होगी, अगर ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव है तो एक्सटर्नल का भी ए से पॉजिटिव और बी से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बताया था ना अभी, बताओ। यस सर। हाँ, तो वो पॉइंट मैं लिखा दूंगा लेटर ऑन, नॉट इन वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल इन बातों को नोट कर लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। फिर मैं इनको पोटेंशियोमीटर वायर में समझाता हूँ। फिर पोटेंशियोमीटर का हम कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों में, वो मैं समझाऊंगा। There are three applications of potentiometer you have to study. One, the application of potentiometer as a voltmeter, and then use of the potentiometer to find the EMF of a cell, and use of the potentiometer to find the internal resistance of the cell, है ना, आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। ये तीन तरीके का पोटेंशियोमीटर का यूज है, इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। बाकी टेक्निकल एक्सपेक्ट जो है वो मैंने आपको समझाया है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप नोट कर लो इसको, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। इज दिस कंप्लीट बेटा? Yes, sir. यस सर। हाँ चलो आगे देखो, अब एक एक करके इन पॉइंट्स को मैं बताता हूँ आप लोगों को। आओ जानते हैं, जस्ट अ मिनट। Now what you can see, पहला पॉइंट जो हमने लिखा था, the first point was voltage drop across the potentiometer wire is uniform throughout the wire। तो देखो पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होता है। वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर? एक सेकंड बेटा, व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर? किसी भी, ये बीच में हो रहा है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर? दैट इज रो इनटू एल बाई ए, है ना, ये होता है। अब देखो वायर का मटेरियल तो हमारा एक ही मटेरियल का है, सिंगल मटेरियल, जो भी एलवाई हो या फिर जो भी हो, एक सिंगल पार्टिकुलर मटेरियल होगा, सिंगल मटेरियल। अलग अलग वायर नहीं यूज कर रहे हैं कि आप पोटेंशियोमीटर में पहला वायर कुछ और, अगला वायर कुछ और, अगला वायर कुछ और, ये सब एक ही वायर है ना, एक ही मटेरियल का बना है। ये नहीं कि अलग अलग वायर जोड़ देंगे पोटेंशियोमीटर आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं है।
है ना. A, let us talk about A, cross sectional area. So we take the wire of uniform cross sectional area, the wire of uniform cross sectional area. ओके, जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का आप लेते हैं. तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो रो और ए कांस्टेंट हो गया क्योंकि मटेरियल भी सिंगल मटेरियल है. इसका मतलब देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल. लिख सकते हैं बेटा, बोलो. एंड सिंस V इक्वल टू आई आर, तो I को अगर हम फिक्स कर दें so voltage is proportional to R हो जाएगा. Yes, sir. और therefore what we can write, voltage is proportional to L. लिख सकते हैं, बोलिए. हाँ सर. लिख सकते हैं Yes, ना, sir. है ना. इसको नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन. अगर कोई पूछता है why voltage is proportional to L, so you can have the explanation that R equal to rho L by A and V equal to IR, और रो और A कांस्टेंट हो गया. क्यों? क्योंकि हम ये चीज जरूर मेंशन करिएगा, we take the wire of uniform cross sectional area, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के लिए A कांस्टेंट हो जाएगा. तो A कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया, तो R will be proportional to L. And since V equal to IR, so V proportional to R and therefore and R proportional to L, therefore V proportional to L. है ना. ये बात समझ गया. चलो इसको नोट कर लो. Is this clear? हो गया बेटे? Yes, sir. ओके, रब कर दे. Should I rub it now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm going to rub it completely. आगे बढ़ते हैं. तो ये बात आपको मैंने समझा दिया कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर में आपका कि जो है V प्रोपोर्शनल टू L क्यों आया, क्योंकि आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर ले रहे हैं और उसमें अगर हम देखें तो V प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कि देयर इज नो करंट, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ करंट बिटवीन द पोटेंशियोमीटर सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट व्हेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. तो आइए इस बात को जानते हैं, सेकंड पॉइंट को समझते हैं, है ना. देयर इज नो शेयरिंग ऑफ करंट. मैं छोटा वाला डायग्राम ही बनाता हूं. लेट मी ड्रॉ द सिंपलेस्ट डायग्राम. दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर AB. ये आपका एक्सटर्नल सर्किट रहा, की रहा, रियोस्टेट रहा, और ये. अब मैं यहाँ पर एक तो पॉइंट A से कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट को, एक तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, देयर इज अ जॉकी, सॉरी गैल्वेनोमीटर एंड देन जॉकी. तो यहाँ एक्सटर्नल सर्किट आपका कनेक्ट होता है इन दो पॉइंट के बीच में. तो सपोज करो कि हमने कुछ एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया, लो कनेक्ट कर देते हैं, है ना. ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स. अब तुम देखो मेरा बेटा, इन दो पॉइंट के बीच में एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड है. अब अगर मान लो कि जब जॉकी यहां पे टच कर रहा है, लेट दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L. तो ये बताओ, अगर बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज द नल पॉइंट, लेट इट बी N,
So n is representing the null point. तो अगर n आपका null point है तो उस केस में क्या होगा? If n is your null point तो उस केस में क्या होगा बताओ जरा? n null अगर करंट पास नहीं करे। करंट पास नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से गैल्वेनोमीटर से null point का मतलब है there is no deflection in the galvanometer. So no current will be passing through the galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा, I 0 हो जाएगा। अब जरा सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वायर तो है ये, भले यहाँ बीच में बहुत कुछ हो, लेकिन अगर मैं इसको एज ए सिंगल सर्किट मानूं, सिंगल डिवाइस मानूं एक्सटर्नल सर्किट को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक ही वायर है, यही ना है? यस सर। बोलो, नहीं है? एक ही वायर है। हाँ अगर आई yes, आपका sir. 0 होगा, I 0 होगा तो यहाँ से भी I 0 होगा, क्योंकि जो I आपका यहाँ बह रहा है वही I इसमें भी बहेगा, यही तो I जाएगा यहाँ से, है ना? यहाँ से देखिए, लेट मी शो इट यूजिंग द माउस। ओके, यहाँ से पॉइंट से आया, जो भी करंट आया वही करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से वही करंट वापस यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। तो इट विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वाले वायर से कोई करंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ भी करंट 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि देयर इज नो शेयरिंग ऑफ द करंट। ये वाला सर्किट और ये वाले सर्किट के बीच में कोई शेयरिंग ऑफ करंट नहीं होगा व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलिए। एक्सटर्नल सर्किट और ये पोटेंशियोमीटर सर्किट के बीच में कोई भी शेयरिंग ऑफ करंट नहीं होगा, ये बात क्लियर है व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। बोलो बेटा। Yes. हाँ, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? देयर इज नो शेयरिंग ऑफ द करंट between the potentiometer circuit and external circuit when the null point is obtained in the potentiometer wire, the second point. Is this point clear? अब अगला क्या कह रहा है? when the null point is obtained, जरा सोचो, मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूं, क्लियर करूं? इसको मैं क्लियर कर दूं बेटे? Yes. यस सर। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, रीड्रॉ करता हूं अगले पॉइंट को समझाने के लिए। ये लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज योर external circuit like this, sorry, potentiometer driving circuit। अब यहां से आपका कनेक्ट हुआ ये ऐसे, और ये पॉइंट रहा galvanometer and then jockey। so this is the null point। null point आया, यहां से लेंथ जो है, this length is L। तो अगर ये लेंथ L है तो देखो यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है, यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है, I इक्वल टू 0। I, एक मिनट, सो I इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर यहाँ से करंट आ नहीं रहा है तो यहाँ से भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम करंट होगा। जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ से, जितना इधर से जाएगा इस तरफ उतना ही इधर से करंट आएगा भी, है ना? ये चीज है। तो बेसिकली आप क्या देखोगे कि यहाँ जो भी मैं एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज होगा, ये सब कनेक्टिंग वायर हैं, जो भी वोल्टेज होगा यहाँ, जो भी वोल्टेज होगा वो इन्हीं 2 पॉइंट का वोल्टेज होगा ना? बोलो, इन्हीं 2 पॉइंट का वोल्टेज होगा ना इसके क्रॉस एक्सटर्नल सर्किट में? हाँ बेटे, Yes, sir. यस एक्सटर्नल सर। सर्किट इन्हीं 2 पॉइंट में कनेक्टेड है ना, तो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो तो ए से कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्या इस पॉइंट का वोल्टेज ए के बराबर होगा? Yes, sir. और इस Yes, पॉइंट sir. का वोल्टेज एन के बराबर होगा? क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट ही नहीं है,
so there will be no voltage drop. तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज सेम होगा। यहाँ से जो है ये देखो, ये जो पॉइंट है कहाँ गया, ये पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज सेम होगा। उसी तरह से इधर देखिए ये पॉइंट को, ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। लेट मी नेम पी क्यू। सो अगर मैं पी क्यू, तो ए और पी सेम पॉइंट है, ए और पी आर बेसिकली सेम पॉइंट बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। Q and N are also same point, connecting wire, no current is there, no current is flowing, galvanometer का resistance होता है, लेकिन IR जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, because I is zero, you can see I is zero, so I जीरो होने के कारण यहाँ पे Q point और N point का वोल्टेज सेम होगा, P point और A point का वोल्टेज सेम होगा। So here you have, since here you have voltage of A equal to voltage of P and voltage of N equal to voltage of Q, है ना। therefore A से लेकर के N तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है हम लिख सकते हैं VA माइनस VN इक्वल टू VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, VA माइनस VN इक्वल टू VP माइनस VQ। क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. हाँ ये देखो, ये पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव रखना है, ये याद रखोगे, ठीक है। ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव, पोलरिटी सेम होनी चाहिए एक्सटर्नल सर्किट और पोटेंशियोमीटर के ड्राइविंग सर्किट की, नहीं तो काम नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर। लैब में आप लोग कई बार कनेक्ट करते हैं और आपको नल पॉइंट नहीं मिलता है, ए से लेकर के बी तक आप चले जाते हैं, आपका एंड चले जाता है, नल पॉइंट कहीं नहीं मिलता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, हो सकती है पोलरिटी रिवर्स है, ये बड़ा कारण है ना। दूसरा हो सकता है पोटेंशियोमीटर का क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ आएगा, वही वोल्टेज ड्रॉप एक्सटर्नल सर्किट में आएगा। अगर ए से बी का जो वोल्टेज ड्रॉप वो एक्सटर्नल सर्किट से कम हुआ, मान लो यहाँ 5 वोल्ट का वोल्टेज, एक्सटर्नल का 10 वोल्ट है, पावर कभी हो ही नहीं पाएगा ना। तो ये वाला वोल्टेज 10 वोल्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक ए से बी 5 ही वोल्ट हो, तो कभी बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो ए से लेकर के बी तक, अगर ए से बी तक में सिर्फ 5 वोल्ट है तो ए से बी आप चले जाएंगे तो मैक्सिमम 5 वोल्ट ही आएगा, और एक्सटर्नल का अगर 10 वोल्ट है तो कभी बराबर नहीं हो पाएगा। इस क्लियर, बोलो क्लियर है, बताओ बेटा। यस सर। चलो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ तक की बात समझ रहे हैं तो VA माइनस VN, VA माइनस VN, इन दो पॉइंट का जो वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर मैं मान लूं यहाँ पर इधर साइड में देखो, लेट phi इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। So if this is the voltage drop per unit length of the potentiometer wire, let phi be the voltage drop per unit length of potentiometer wire. Is that point clear? बताइए, है ना, यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप है ना, तो हमने माना पर यूनिट लेंथ जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू phi। बोलो ये बात समझा? तो L लेंथ का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, therefore VA माइनस VN क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। VA minus VN will be equal to phi into L. Is that clear? बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है L, तो यूनिटरी मेथड से L लेंथ का हो जाएगा phi into L, यानी कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट का वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू V एक्सटर्नल। सो यू कैन से कि जब बैलेंस पॉइंट आएगा, नल पॉइंट आएगा, तो उस केस में V एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू phi into L, phi into L। तो यही रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि V एक्सटर्नल phi into L हो जाएगा एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट। बस यही इक्वेशन आपको सब कुछ सॉल्व करा देगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देगा।
अब कैसे हम ये वी एक्सटर्नल कैलकुलेट करेंगे? ये नल पॉइंट तो आपको दिया रहेगा कि कितने लेंथ पे क्वेश्चन में, वी एक्सटर्नल कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे और पोटेंशियोमीटर समझ जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लो बेटा यहां तक। कम ऑन, डू अप टू हियर, प्लीज डू अप टू दिस पॉइंट। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ चलो फिर इसको कर लो, कंप्लीट कर लो आप लोग। नोट हो गया? डायग्राम आप क्लियर बना लेना, फेस अच्छे से बनाओ। प्लीज नोट इट डाउन। आप नोट करो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया? हो गया बेटा? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स मूव अहेड नाउ। इसको मैं रब कर रहा हूं फिर। देखो जो है, यहाँ तक की बात आप समझ गए, सारे पॉइंट समझ गए। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने समझा दिया पोटेंशियोमीटर का आपको कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना? वैसे तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं, आपको जो जो पढ़ना है वो जानेंगे। यूजेस ऑफ potentiometer. So what are the uses of potentiometer that you have to study? Let's know about that. Three uses you have to study. Pehla, use of the potentiometer to measure the EMF of a cell. So this is the first use that we will see. Second use, use of the potentiometer to measure the internal resistance of the cell. So that is the use. और थर्ड पॉइंट जानते हैं। Let's know the third point now. Use of potentiometer as a voltmeter. So it behaves as an ideal voltmeter. Okay, a potentiometer behaves as ideal
वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है आगे आप समझेंगे, चलिए है ना, नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। एक्चुअल वोल्टेज सर इससे फाइंड हो जाता एक्चुअल है। वोल्टेज फाइंड हो जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या करता है ना, डू नॉट शेयर द करंट बिटवीन द वोल्ट मीटर एंड सर्किट, जिसके बीच में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, और ये पोटेंशियोमीटर भी वही करता है। ड्राइविंग सर्किट और पोटेंशियोमीटर के बीच में कोई करंट शेयर नहीं करता है एट द बैलेंस पॉइंट। एक्चुअल वोल्टेज मेजर हो सकता है, बिल्कुल सही बात। चलिए नोट करिए। हो गया? हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला वाला बहुत ही आसान है तो आसान तीनों ही, बस समझने वाली का बात है। So we will draw the diagram and we will understand them one by one. चलो, so we will focus on the first one now. तो फर्स्ट वन में हम सर्किट बनाते हैं, देखते हैं कैसा सर्किट होगा। हाँ, तो बनाना है वही सर्किट में बना के बताऊंगा जो एग्जाम में आपको करना है। देखो, so like this, like this। तो अगर मान लो हर एक वायर 1-1 मीटर का, तो 1 2 3 4 5 6 वायर हमने जोड़ दिया, तो 6 मीटर हो गया, है ना। अब यहाँ से ड्राइविंग सर्किट जोड़ देते हैं। V हो गया, कुछ V नॉट, दिस इज की एंड दिस इज R। वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये, उसका कोई काम नहीं है कैलकुलेशन में, है ना। R का, V नॉट का, इनका कोई काम नहीं है। अब जो है एक वायर तो यहां से आएगा, और एक वायर यहां मान लो, ये चीज गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे 2 बैटरी आप कनेक्ट करेंगे, 2 सेल कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं। 2 सेल आप कनेक्ट करेंगे। एक सेल आपका स्टैंडर्ड सेल होगा। स्टैंडर्ड सेल कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड सेल? स्टैंडर्ड सेल मीन्स कि जिसका आपको ईएमएफ पता है। ये मान लो स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ आपका ई नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट।
ई नॉट ही लिख लो। और इसका ईएमएफ आपका ई है जो कि मालूम नहीं है, अननोन है, ये अननोन। सो ये जो अननोन है इसको आपको फाइंड करना है ना। इसमें भी बेटा की लगा रहता है। सर ई नोट क्या है सर? ई नॉट स्टैंडर्ड है जो कि पता है आपको, जिसका ईएमएफ मालूम है ना। ऐसा सेल जिसका ईएमएफ मालूम है, ये भी यहाँ भी की लगा रहेगा, यहाँ भी की लगा रहेगा। इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो, है ना। इसको बना लेना आप सही से। ई नॉट समझा क्या है? नॉट एक ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ आपको पहले से मालूम है, नोन स्टैंडर्ड नोन ईएमएफ। समझा? बोलो बेटे। सर इसमें इंटरनल रेसिस्टर भी होगा, रेसिस्टेंस? हाँ होगा, पर उसका हमें यहाँ पे इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब करंट नहीं पास करेगा तो रेसिस्टेंस में तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा ना। बताओ, यस सर। जब करंट ही नहीं पास करेगा तो मान लो कि एक किसी में पहले L1 लेंथ आया, यानी कि यहाँ पे जो नल पॉइंट आया N1, लेट इट बी N1, तो N1 तक का जो लेंथ है वो क्या है? N1 का जो लेंथ है वो L1 है। N1 का मतलब समझे, लेंथ कहाँ से? A से लेकर के N1 का लेंथ। तो A से लेकर के N1 का लेंथ कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे देखें, ध्यान देना, ये A पॉइंट हो गया। तो ये मान लो जैसे अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। फिर ये ऐसे आए 100 सेंटीमीटर, यहाँ से घूम 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। यहाँ से इस पॉइंट से इधर मान लो अगर हम 30 सेंटीमीटर आ गए, तो टोटल क्या हो गया? 100, 100 और 30, तो टोटल हो गया 230 सेंटीमीटर। समझा? बोलो, ये 2.3 मीटर। बोलो बेटा, ये बात यस क्लियर है? सर। लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं? लेंथ हम लोग मेजर करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट से वायर का लेंथ सब सीरीज में है, वायर देख लो ऐसे रहा, और इसके साथ ऐसे सीरीज में वायर जुड़ गया, यहाँ से वायर ऐसे सीरीज में जुड़ गया, तो ऑल वायर आर इन सीरीज, सिंगल वायर है, बस उसको गोल गोल घुमा दिए हैं ना। तो यहाँ तक लेंथ के जितने कंप्लीट वायर होंगे वो लेंथ हो जाएगा, प्लस एडिशनल लेंथ हो जाएगा, है ना। वो चीज है। अब मान लो दूसरा वाला ये पहले वाले के साथ है ना। E1 मान लो ई नॉट है, E1 इक्वल टू ई नॉट, और E2 इक्वल टू ई है, E2 इक्वल टू ई है, जो अननोन है, इसके हमें फाइंड करना है, ये नोन नहीं है, ये गिवन है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ हमें मालूम है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्टैंडर्ड सेल whose EMF is known to us। ठीक है बेटा, समझा ये बात? Yes. So this is a standard cell whose EMF is known to us। So now what you can see, यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ से मान लो दूसरा बैलेंस पॉइंट यहाँ आया, like this, let this point is N2, this point is N2, तो दूसरा बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? A से लेकर के N2 तक। तो यहाँ तक का जो लेंथ है L1 तक का, N1 तक का लेंथ L1 मान लीजिए, और N2 तक का जो लेंथ है यहाँ तक का लेंथ मान लीजिए L2 मान लीजिए। इज दैट क्लियर? ये डायग्राम बना लो, फिर समझाता हूँ। कम ऑन, डू ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपर्ली। ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए बेटा। यहाँ पे मैं थोड़ा लास्ट में बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। रुको, हाँ, यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ऐसे, लाइक दिस। एक मिनट, की भूल जाता हूँ बार बार, की जरूर दे दो,
की का बड़ा उपयोग है अभी। ये हो गया आपका E1, E1 हो गया E0। ये E2 हो गया, E2 को हमने E माना है, E1 को माना था हमने E0। एक सेकंड, जस्ट ये कहाँ भाग गया, ठीक है। E1 इक्वल टू E0, E1 इक्वल टू E0। ड्रॉ कर लो इसको। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? सर एक मिनट। करो, जल्दी से करो। डन बेटा? बस सर एक सेकंड बस। हो गया सर। ओके, अब देखो, तो यहां तक हो गया। अब जो है इसके आगे देखिए, मैं इक्वेशन बनाता हूं। मान लो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट स्टेप। दो स्टेप में हम लोग काम करेंगे। पहला स्टेप में मैं इसको टाइप कर देता हूँ, या चलो ऐसे ही लिखते हैं, ज्यादा बेटर है ना। पहला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हेन K1 is closed and K2 is open। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन, है ना। तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि when K1 is closed and K2 is open। एक सेकेंड, when K1 is closed and K2 is open, please do this। ये कर लो बेटा। हो गया? सोचो, जब K1 क्लोज्ड होगा और K2 ओपन होगा, उस समय क्या होगा? यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। यहां से कोई करंट जाएगा? नो सर। K2 ओपन हो गया ना बेटा, दिस इज K2। सो K2 इज ओपन। K2 ओपन है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा यहाँ से जाएगा। यानी कि मैं चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ध्यान दो, ये वाला गायब कर दीजिए, तो बस इतना ही सर्किट आपका बचेगा। दिख रहा है? बोलो। यस सर। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा, जब बैलेंस पॉइंट आएगा, मान लो बैलेंस पॉइंट L1 पे आया, लेट द नल पॉइंट इज null point is obtained at L1। तो अगर नल पॉइंट L1 पे ऑब्टेन हुआ है, इसका मतलब बेटा कि जो भी एक्सटर्नल सर्किट का वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज A से लेकर के N1 तक का होगा। यही पढ़ा है ना हमने, बोलो।
अभी प्रूफ किया था ना कि एक्सटर्नल सर्किट का वोल्टेज विल बी सेम एज द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज phi L। याद आ रहा है? Yes, sir. तो अब जरा सोचिए कि अगर नल पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ से करंट जीरो होगा, तो यहाँ से करंट जीरो होगा, तो यहाँ से भी करंट जीरो होगा, मतलब इस पूरे में करंट जीरो होगा। तो अगर किसी बैटरी से करंट जीरो होता है तो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? ईएमएफ के बराबर होता है Yes, sir. है ना? तो इन दिस केस हम लिख सकते हैं, इन दिस केस E1 will be equal to phi L1, E1 equal to phi L1 लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. चलो नोट कर लो यहाँ तक पहले, बस एक लाइन में ये डिराइव हो जाएगा आपका। कम ऑन डू दिस। क्या हुआ? हम्म, हो गया बेटा? Yes, sir. तो E1 इक्वल टू phi L1। अब देखो सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसी का फिर वही K2 is हाँ closed. K2, हाँ। So now when K1 is open and K2 is closed, K1 को ओपन कर दे, K2 is closed, let the null point is obtained at L2। उस केस में नल पॉइंट कहाँ पे आ गया? L2 पे, है ना? ये नोट कर लो, इधर साइड वाला मैं रब कर रहा हूं। ओके, इस बार जो है आपका क्या दिखेगा कि इस बार बेटा ऐसे हो E0 जाएगा। E2 is equal to phi L2. हाँ ये वाला हो जाएगा सर्किट। K2 को जो है आपने क्लोज कर दिया है, K1 ओपन कर दिया है, तो ये वाला सारा गायब हो जाएगा इस बार, तो बस ये वाला बचेगा, यानी कि ये E2 हो गया। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा लास्ट में, यहाँ के बाद नीचे लिख लेना यहाँ पर, इन दिस केस E2 will be equal to phi into L2, let it be इक्वेशन नंबर 2, है ना? यहाँ तक करो, फिर बस हो गया। रेशियो ले लेंगे E1 by E2, या E2 by E1 कर लो, E2 को अननोन लिया था। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि इसका यूज करना है। वोल्टेज यहाँ पे E के बराबर क्यों आया? क्योंकि कोई करंट नहीं है, I जीरो है। तो जैसे ही I जीरो होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी या सेल जो होता है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है ना? समझा ये बात? बताइए, इज दिस Yes, पॉइंट sir. क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटे। Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों क्लियर है? Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है इसके बाद बेटे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इरेजर से रब करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस सर्किट की हमें जरूरत नहीं है, ये काम हम कर चुके हैं। सो लेट अस रब द सर्किट। चलो देखो, द लास्ट पॉइंट, therefore
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से E2/E1 क्या हो जाएगा? E2 डिवाइडेड बाई E1 विल बी इक्वल टू L2/L1 हो जाएगा। पाई कट जाएगा, पाई की कोई खास जरूरत नहीं है। E2 आपका क्या था? अननोन EMF E डिवाइडेड बाई E नॉट, दैट इज इक्वल टू L2/L1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज E विल बी इक्वल टू L2/L1 इंटू E नॉट। आ गया? अगर E नॉट आपका स्टैंडर्ड नॉन रेसिस्ट EMF है तो E नॉट के टर्म में आप E को निकाल सकते हैं, क्योंकि L2 और L1 आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया होगा, न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। बोलो बेटा, समझ गया फॉर्मूला? बोलो। यस सर। चलो Yes, इसको sir. नोट कर लो, डेरिवेशन नोट कर लो, और ध्यान रखना कि कैसे यूज करना है इसको, है ना? यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, आपको याद करने में आसान होगा कि E2 विल बी इक्वल टू L2/L1 इंटू E1। ऐसे भी याद कर लो, जिसको नोन लेना है नोन लेना है ले लो। प्लीज डू इट। कंप्लीटेड। बोलो बेटा, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। हो गया बेटा? डन। Yes, sir. चलिए अब अगले स्टेप पे चलें। अब यहाँ से देखो, वोल्ट मीटर की तरह भी यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। जैसे EMF है, किसी का वोल्टेज मेजर करना है तो यही कॉन्सेप्ट आप लगा के आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, है ना? ओके, वोल्टेज भी आप किसी स्टैंडर्ड EMF के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं किसी सर्किट का। गॉट इट? चलो यस सर। अब जो है हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में लगा करके बैटरी या सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है, वो जानते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। measure the internal resistance of cell, है ना? So we will use the potentiometer in order to measure the internal resistance of the cell. To measure the internal resistance of cell, कैसे हम internal resistance cell का measure कर सकते हैं वो जानो। How can we measure the internal resistance of cell? इसमें भी हम पोटेंशियोमीटर में बिल्कुल इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। देखिए, आई एम ड्रॉइंग द सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर ऑन वन साइड। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा चौड़ा बनाता हूं, मुझे बनाने में आसान होगा।
देखो जस्ट अ मिनट। ये बन क्यों नहीं रहा है? एक मिनट बेटे, आई एम ट्राइंग इट, जस्ट वेट करिए। देखो लाइक दिस, तो ये हम लोग मान लेते हैं। ये देखिए, ये V हो गया, ये K हो गया, ये कुछ R है, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ये पॉइंट हो गया। यहाँ भी आप लोग क्या यूज करेंगे? एक सेल यूज करेंगे। उस सेल का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ओके। और यहाँ की लगा दो, सेल वाले में की लगा देना, है ना। ये मान लो सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। दूसरा आप एक रेसिस्टेंस यूज करेंगे आर नॉट। सो आर नॉट इज ए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। ये मान लो इस तरीके से, एक सेकंड, ये मैंने लगता है उल्टा लगा दिया है। एक सेकंड, चलो चेक कर लेंगे किस में लगाना है ना। दिमाग से थोड़ा निकल रहा है। चलो ठीक है। तो ये मान लो N1 है एक ही सेल रहेगा सर यहाँ पे? हाँ, एक ही सेल की जरूरत है, दोनों दो सेल नहीं रखते हैं। हाँ, इस वाले में एक ही सेल रहेगा। आर नॉट क्या है सर? हाँ, आर नॉट बता रहा हूँ क्या है। ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, नल पॉइंट। आर नॉट क्या है लिख लो। आर नॉट इज अ नोन रेसिस्टर। स्टैंडर्ड नॉन रेसिस्टर। तो इसको कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। सो आर नॉट इज द स्टैंडर्ड नॉन रेसिस्टर।
तो स्टैंडर्ड नोन रेसिस्टर है, तो इसी के टर्म में हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये बताओ कि जब मैं इसको ओपन रखूंगा तब क्या होगा। जब हम ओपन रखेंगे की को, व्हेन दिस की इज ओपन, की K1, तो पहला स्टेप में हम क्या देखेंगे, व्हेन K1 इज ओपन, तो उस केस में ये वाला तो रहेगा नहीं ब्रांच, जो रेसिस्टेंस वाला ब्रांच है, दिस रेसिस्टेंस वाला ब्रांच विल नॉट बी प्रेजेंट हियर, है ना। तो उस केस में जो करंट जाएगा वो यहाँ से जाएगा और गैल्वेनोमीटर से होते हुए आना चाहेगा, लेकिन जब नल पॉइंट आएगा तो यहाँ से भी करंट नहीं रहेगा, यानी कि उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ विल बी, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 5 into L1, है ना। N1 का जो यहाँ का जो नल पॉइंट है, दिस लेंथ इज L1, ओके, दिस लेंथ इज L1, और N2 के लिए जो है वो L2 है। यहाँ पर आपका बेसिकली L1 इज ग्रेटर देन L2 होता है ना। वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों। तो when K1 is open, when this K1 is open, this K1, then E equal to phi L1। अब देख लो, when K1 is closed, अब जरा सोचो, जब K1 को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, है ना। जब K1 को क्लोज करेंगे और तब जब नल पॉइंट होगा, लेट नल पॉइंट बी एट, नल पॉइंट इज एट N2, और लेंथ क्या है आपका, L2 है, N2 पे लेंथ L2 है, तो नल पॉइंट इस बार कहाँ आ गया, नल पॉइंट आपका आ गया N2 पे, है ना। तो इस बार आप देखोगे, थोड़ा सा मैं जगह खाली कर रहा हूँ यहाँ पे बनाने के लिए, ध्यान देना कि इस बार जब यहां से करंट नहीं आएगा, जब यहां से करंट जीरो होगा तो यहां से भी करंट जीरो होगा, है ना। लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस अपने अंदर ये जो लूप बन रहा है, इस लूप में तो करंट हो सकता है ना, बोलो, इस लूप में करंट हो सकता है ना, यहां से यहां तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। यहां से ऐसे जो करंट होगा, यहाँ तो कुछ करंट हो सकता है ना, हाई Yes, करंट, sir. यहाँ करंट हो सकता है, यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसी में चला जाएगा, बस यहाँ पे जो एक लूप, एक्सटर्नल सर्किट लूप तो हो सकता है, समझे। एक्सटर्नल सर्किट के अपने लूप में करंट हो सकता है यहाँ, तो उसी करंट को मैंने नाम दिया है आई, ओके। देखो, ध्यान देना, ये जो है, ये करंट जो है, इसी को मैं नाम दे रहा हूं आई, स्मॉल आई। इज दैट क्लियर। तो इस केस में जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वो हमें निकालना होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, या आई इंटू आर नॉट हो जाएगा ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट को मैं इसको जो पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ अगर करंट आई है तो दैट विल बी आई इंटू आर नॉट। इज दैट क्लियर। आर नॉट रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट विल बी आई इंटू आर नॉट, होगा ना। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों पैरेलल में है, दिख रहा है, बोलो जल्दी Yes, बोलो, पैरेलल में है, दोनों में वोल्टेज सेम होगा, यानी कि ई माइनस स्मॉल आई आर, स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर, वो सेम होगा स्मॉल आई इंटू आर नॉट, दोनों पैरेलल में है। हम लिख सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V है ना। सो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर नॉट, और I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर नॉट प्लस स्मॉल आर, यानी कि ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर इंटू आर नॉट, ये हो गया V, है ना। ये चीज है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, V विल बी इक्वल टू 5 इंटू L2, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 5 इंटू L2, क्योंकि L2 पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ तक नोट कर लो बेटा, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे।
है ना। एक तो इसको डिवाइड कर लेंगे 1 और ये 2, 1/2 कर देंगे, 1/2 से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, वहां से हमारा r कैलकुलेट हो जाएगा, स्मॉल r, ये कैलकुलेट हो जाएगा स्मॉल r। इसको करो, है ना, नोट करो, क्विकली करिए इसको नोट। हो गया? Yes, sir. हो गया बेटे, सभी का हो गया? शुड आई मूव अहेड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सर्किट रब करके आगे बात करता हूँ। देखो, चलिए देखिए, सो मैं 1/2 कर रहा हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। जैसे ही आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखो e डिवाइडेड बाई दिस वन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, r0 प्लस r डिवाइडेड बाई r0, दिस विल बी इक्वल टू L1 बाई L2। हो जाएगा ना? बोलो, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 लिखो, गलती से 1 लिख दिया है, इसको 2 लिखो इस इक्वेशन को, ठीक है? ये बात समझ में आया? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया बेटा। जो इक्वेशन 1 दिख रहा है, इस इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। ई और ई कट गया, आ गया, डिवाइड में आ जाएगा आपका, कैसे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई r0 बाई r0 प्लस r। r0 प्लस r ऊपर चला जाएगा तो यही आ जाएगा ना, बोलो, आएगा? Yes, sir. देख लो, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, बस अब यहाँ से हमारा काम बन गया। अब डिवाइड करिए r0 बाई r0, तो 1 हो गया, 1 प्लस r बाई r0 इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2। यहाँ से r बाई r0 क्या हो गया, दैट इज L1 बाई L2 माइनस 1। यानी कि आप यहाँ से r को क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू r0 लिख सकते हैं, बोलो। यही हमारा Yes, फाइनल sir. फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसको नोट कर लो, डेरिवेशन को भी नोट कर लो बेटा, है ना, और अच्छे से रिवाइज करना। कोई दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समझा दूंगा। ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपका कवर हुआ, है ना। अब एक क्वेश्चन होता है, व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज एन आइडियल वोल्टमीटर, अगले क्लास में लिखा करके जो बचा कुचा पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर दूंगा, एंड वी कैन मूव टू मैग्नेटिज्म आफ्टर नेक्स्ट क्लास। ओके, और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाइए एनसीईआरटी से सारा, ठीक है बेटे, Yes, नोटेड sir. डाउन। चलिए, मैथ्स की क्लास 6 बजे ही शुरू करेंगे एट द टाइम, सो प्लीज कंप्लीट दिस। हो गया सबका? शुड आई एंड द लेक्चर नाउ? यहाँ के बाद, इस स्टेप के बाद यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। हो गया बेटे? Yes, sir. चलिए इसको रब कर दे। चलिए राघव, हैव यू डन इट? Yes, sir. ओके अनु, हो गया बेटा? चलिए फिर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ नाउ।